अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास डिग्री लेवल का लेक्चर नंबर 21 करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 21। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो बरतानवी राज के क़याम के बाद पाक व हिंद के मजहबी, समाजी, सियासी और इक़्तिसादी ज़िंदगी पर जो असरात थे, यानी कि सिंपल तरीके से बोले बताया जाए तो वो कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द फेलियर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों के हालात थे, हम आज उसको डिस्कस करेंगे कि जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों पर जो सबसे अहम चीज़ थी, राइट्स, उनके जो हक़ थे, हर लिहाज से उनको कैसे पामाल किया गया, ख़त्म किया गया, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। और आपने अगर नोट करो कि इसके प्रीवियस लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जंग आज़ादी के असबाब और नताइज क्या थे। अच्छा, जो कॉजेज़ और रिज़ल्ट थे बेटा वो बिल्कुल अलग होते हैं, नताइज जो निकले थे वो अलग थे, लेकिन उस नताइज के बाद जो मुसलमानों के साथ जो बुरे सलूक किए गए, या बुरा कहूँ या क्या कैसे सलूक किए गए, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपके पास यूनिवर्सिटी में जो सवाल आता है इसके रिगार्डिंग, वो यही आता है कि मुसलमानों के हालात कैसे थे। अब हालात, कंडीशंस अगर देखी जाए तो जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमानों के साथ सबसे अहम किरदार अदा किया गया यहाँ पर बरतानिया और हिंदुओं की तरफ से, वो पहला जो आता है वो आपको सामने जो रिबेलियन का जो मेन जो रिवॉल्ट का, बगावत का जो कॉन्सेप्ट दिया गया, वो हिंदुओं की तरफ से आया। लेकिन वो हिंदुओं की तरफ से इसलिए आया क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि किसकी अथॉरिटी आ जाए, या बरतानिया की हो या मुसलमानों की हो, उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनको सिर्फ जहनों में ये था कि अब सिर्फ मुसलमानों से निकल कर किसके हाथ में अथॉरिटी आ गई है, बरतानिया के। अब बरतानिया यहाँ पर सिर्फ ये चाह रहा है कि किसी तरह जो इस्लामी कवानीन हैं, जो असल मसला था, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे कायम थे, वो किसी तरह ख़त्म हो। क्योंकि लिमिटेशंस मैंने आपको पहले ही लास्ट टाइम बताया था, जो हद बंदी है, हद का जो कॉन्सेप्ट है, लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस्लाम में हर चीज़ में कहीं ना कहीं लिमिट दी हुई है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं से निकाल कर बरतानिया के राइट्स जो उनको उस वक्त ख़त्म हो रहे थे, तो उन्होंने जो कब्ज़ा किया इसी हिसाब से किया कि कहीं ना कहीं कवानीन में कुछ ना कुछ रद्द-बदल किया जाए। अब उस रद्द-बदल के चक्कर में पहली जो हालात जो ख़त्म हुए, वो पहला यही था कि कहीं ना कहीं जो टोटल फेलियर थी, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, वो बिल्कुल ही फेलियर हो गई थी। मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान पार्टिसिपेशन के बावजूद, यानी कि दोनों मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी वो हार गए। और इसका पूरे का पूरा जो बोलते हैं ना डिज़ास्टर, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँ, जो पूरे हालात बिगड़े वो किसके ऊपर बिगड़े, मुसलमानों के। अब मुसलमानों के हिसाब से अगर पहली कंडीशन देखी जाए तो वो क्या थी, सियासी। अच्छा, सियासी हालात के हिसाब से देखें तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, यानी कि वॉर ऑफ फ्रीडम या जंग आज़ादी के हिसाब से, चाहे वो 100 हों, 1000 हों, बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई। अब कत्लो गारत का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जितने भी अमाल थे, यानी कि उस वक्त जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन थी मुसलमानों की, वो ख़त्म हो रही है। अब वो इस तरह से हो रही है कि जितने भी जो रिच हैं मुसलमान, जो उस वक्त के हिसाब से थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं क्लास सिस्टम खुद ब खुद जन्म लेना शुरू हो गया। अब वो क्लास सिस्टम क्या था, अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अमीर गरीब का जो तस्वुर है वो इसलिए आया कि अमीर गरीब में कहीं ना कहीं हुकूमत में जो लोग आके बैठे हुए, जो मुसलमान हैं, जो बरतानिया ने रखे हुए, वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये आ रहा था कि वो सारे के सारे रिचेस्ट पर्सनस हैं। और जो मुसलमान नीचे ग़ुलामी में, किसानों में या सर्वेंट्स में, वो सारे के सारे क्या हैं, उनके नज़र में लोअर क्लास सिस्टम है, यानी कि वो बिल्कुल ही गरीब तबका है। अब यहाँ पर जो मुसलमानों का जो एक हायर ऑफिशियल्स थे, जो सबसे अहम उस वक्त काम कर रहे थे, उन सबको डिसमिस किया गया, उनको फोर्सली रिटायर्ड किया गया। वो इसलिए किया गया बेटा क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट रहेगा और इसी वजह से आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेशन इस्लाम में नहीं है, तासुब का कॉन्सेप्ट या इम्तियाज़ी मिजाज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये हटाने के चक्कर के लिए, क्योंकि लोग जस्तजू करना शुरू हो जाएं, एक दूसरे से बगावत करना शुरू हो जाएं, तो मुसलमानों को सियासी लिहाज से बिल्कुल डिस्टेबलाइज किया गया। अब ये डिस्टेबलाइजेशन जो मतलब है यहाँ पर यही है कि डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अब डिसेंट्रलाइज क्यों किया गया, मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करने के लिए। हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दरमियान सबसे बड़ा यही एक फ़र्क था जो इन्होंने अपनाना शुरू किया। अब इसी अपनाने के चक्कर में पहली बात जो आई वो क्या आई, सोशल कंडीशन। अब समाज के लिहाज से अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक कंडीशन कौमों को बिगाड़ती हैं, लेकिन असल जो उनको जोड़ के रखी हुई होती है वो है सोसाइटी। अब सोसाइटी को भी ख़त्म करो। एक होता है ना बद से बदतरीन या बद से बेहतर, अब ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सा चीज़ को चूज़ करते हो, वही चीज़ें होती है राइट और रॉन्ग। अब यहाँ पर सोसाइटी जो है वो बेहतरीन थी, अब उसको बद से बदतरीन करना था। वो किस तरह से करना था कि उनके बीच में तासुब पैदा करना था, डिस्क्रिमिनेशन पैदा करनी थी। वही कल्चरल मेथड आजमाना शुरू किए गए। और जो असल वर्ड निकला अंग्रेज़ों के मुंह से वो क्या निकला कि किसी तरह भी तबाह बर्बाद कर दो, किसको, कौम को। किस कौम को, मुसलमान को।
क्योंकि मुसलमानों के हिसाब से यहाँ पर ये बात आ रही थी कि कहीं ना कहीं उनके लॉज जो हैं वो सबको मेंटेन करके रख रहे हैं। तो वो डिवाइड रूल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा फिर, अगर आप सोसाइटी के अंदर ये तासुब पैदा नहीं करेंगे, क्लास सिस्टम पैदा नहीं करेंगे, भले वो इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो। अब इकोनॉमिकली आप समझ गए होंगे कि वो किस तरह से अपर क्लास और लोअर क्लास, अमीर गरीब का कॉन्सेप्ट, और कहीं ना कहीं सोशल कॉन्सेप्ट को हटाकर पॉलिटिक्स कॉन्सेप्ट आ गया था, जो क्लास सिस्टम ब्राह्मणों में और जो शूद्रास में चल रहा था कि अमीर अमीर तर नहीं रहे और गरीब गरीब तर हो जाए। तो ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर जो था, जो माशियात के हालात थे, माशी हालात जो मुसलमानों के बिगड़े, वो इस लिहाज से बिगड़े कि उनकी जितनी भी ज़मीनें थी उस पर तो कब्ज़ा आ गया बरतानियों का, ठीक है ना। और इसी के हिसाब से जो नौकरियां दी जा रही हैं, जो एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, वो हिंदुओं को ज़्यादा दी जा रही है। वो इसलिए क्योंकि मुसलमानों को अथॉरिटी देना वापस से शुरू कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। इसी तरह मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब से गरीबतर होते चले गए। अब गरीब से गरीबतर का मतलब ये है कि जिसके पास, किसानों के पास अगर फ़र्ज़ कर लो कि बेटा लैंडलॉर्ड्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो लैंडलॉर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से जन्म लेता है कि कहीं ना कहीं जो वो लैंड्स जो हैं वो किसके हाथ में, रिचेस के हाथ में, और जो पहले उस लैंड को होल्ड कर रहे थे अब वो उनके क्या हैं, गुलाम हैं, अब उनके वो स्लेव्स बन चुके हैं। तो यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से उनको खाना भी इतनी आराम से नसीब नहीं हो रहा था। वो इसलिए नहीं हो रहा था कि बेटा वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके राइट्स उनके छीन रहे हैं। अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एजुकेशन सिस्टम में तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। अब वो इसलिए हाल हो चुका था कि मुसलमानों के दो तासुब बन चुके थे, डिस्क्रिमिनेशन बन चुकी थी। एक तासुब ये कह रहा था कि नहीं भाई, जो जितने भी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो अंग्रेज़ों की कर रहे हैं तो काफिर हो जाएंगे, क्योंकि उनको उनके अमाल ऐसे हैं, उनकी हालतें ऐसी हैं। और एक अगर एक नज़रिया देखा जाए तो दूसरा नज़रिया ये कह रहा था कि मज़हब के लिहाज से तालीम हासिल करना लाजमी है, उनको समझना लाजमी है। अब ये दो ऐसे बातें चल रही हैं जिसके हिसाब से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तालीम का निज़ाम कहाँ पे जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो हायर एजुकेशन की उस वक्त की तालीम के हिसाब से जो बीए में पूरे बड़े सगीर में जो मुसलमान निकले वो से 17 पढ़ के निकले और 3 सिर्फ एमए करके निकले। ये बड़ी रिसर्च करनी पड़ी मुझे बेटा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग नंबर्स तो पूछोगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर्स बिल्कुल सही थे। क्योंकि पहला स्कूल जो बना बड़े सगीर में मुसलमानों का, वो किसने बनाया था? सर सैयद ख़ान ने। उस सर सैयद अहमद ख़ान ने जब पहला स्कूल जो बनाया वो इसलिए बनाया कि ताकि बरतानिया के साथ मिलकर उनकी चीज़ों को समझ सकें। लेकिन यहाँ पर यह बात आ रही है कि पूरी पॉपुलेशन, पूरी आबादी में से जो यहाँ पे बरतानिया पहली स्कूल चला रही है उनमें भी कोई एडमिशन लेने नहीं जा रहा। वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उनको पता था कि वो काफिर हो जाएंगे। अब ये उलमा कराम का यहाँ पर ये तासुब फैला हुआ था। अब इसी वजह से ये हालात और बिगड़ रहे हैं। अब बिगड़ने का मतलब यहाँ पर यह आता है कि कहीं ना कहीं मजहबी कॉन्सेप्ट जो था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद उस पर इल्ज़ाम लगना शुरू हुआ। क्योंकि तालीम पर जब आप बरतानिया की तालीम पर इल्ज़ाम लगाओगे तो वो आपके मज़हब पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। और यही हुआ कि विलियम मोरे जो उस वक्त के राइटर थे, बहुत बड़े मशहूर राइटर थे, जो उनके अखबार भी चल रहे थे बरतानिया में और उनकी बाकायदा पूरी एक होती है ना लॉबी बैठी हुई थी, उन्होंने फॉल्स एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिए। किसके ऊपर? मुसलमानों पर। वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहे जो बोल रहे हैं। जो भी मुसलमान है उनको टारगेट करें ना, वो पूरे ही मुसलमानों को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर आबादी इसमें आ रही है, पूरी आबादी ये सोच रही है कि वो काफिर हैं तो हम भी काफिर हो जाएंगे। और वो जो कॉन्सेप्ट था इस्लाम का, जो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी का, इस्लाम का जो पूरा कॉन्सेप्ट था इस्लामी जमहूरियत का, वो सारा ख़त्म होते हुए दिख रहा है। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि आपको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि हाँ, वो प्रिंसिपल्स और डेमोक्रेसी इस्लाम का बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट था बड़े सगीर में। और वही इस्लाम के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए जो अल्लाह का कॉन्सेप्ट था उसको ख़त्म किया। और ख़त्म करने के बाद फिर आगे किस पर? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस चलना शुरू हो गई क्योंकि बरतानिया ये रिसर्च नहीं कर रही कि इस्लाम का असल मकसद क्या था। वही असल मकसद देने वाले कौन थे? सर सैयद ख़ान। अब सर सैयद ख़ान का क्यों आता है कि उनकी किताब शाये हुई थी जो बच्चों को बिल्कुल इल्म नहीं है। पहले किताब आई थी, वो कौन सी थी? खुतबे अहमदिया के नाम से। ये पहली किताब थी जो निकाली गई थी। अब ये किताब नहीं थी, उसमें पम्फलेट था, एक तरीके से पम्फलेट था वो। अगर पम्फलेट देखा जाए तो 16 सफ़ात पे था, उसको फिर 27 सफ़ात में लिखा गया, फिर बाद में उसको 400 पेजों की किताब लिखी गई। वो इसलिए लिखी गई क्योंकि अब लोगों को पता चल सके कि मुसलमानों के हिसाब से यहाँ पे जो तहज़ीब का कॉन्सेप्ट था, सिविलाइजेशन का, वो इस्लाम ने ही दिया। अब जब इस्लाम ने दिया तो हैरानी की बात ये होती है कि आप कैसे एलिगेशन कह रहे हो कि वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट जा रहा है। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं ये भी तासुब हमारे दिमागों में बैठा हुआ है कि सर सैयद ख़ान का जो मेजर जो कनेक्शन था वो कादियानियों के साथ था। अभी कादियानियों का कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सही था कि कहीं ना कहीं रिसर्च ये बता दी कि आजकल अगर आप विकीपीडिया को सर्च करो या कोई भी ऐसी वेबसाइट को सर्च करो जो रिसर्च
से इंजन में आती है, तो वहाँ पर जब भी आप सैयद अहमद ख़ान को लिखोगे तो उनका कहीं ना कहीं मेजर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि वो कादियानियों के साथ उनका ताल्लुक़ रहा। तो ताल्लुक़ कादियानियों के साथ नहीं रहा, उन्होंने इस्लाम के मुतालिक दिया, अहमदिया का नाम दे दिया, तो बस पीछे पड़ गए, कादियानियों के हैं। तो अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो अब तक समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, पहली किताब जो शाया हुई वो यही थी, ये एक हकीकत है। और ये हकीकत में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि मज़हब के लिहाज से जो इस्लाम है उसका भी कॉन्सेप्ट आता है किसमें, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। और ये पूरी बयानात तो कब दी, जब उन्होंने अलीगढ़ तहरीक शुरू की। अलीगढ़ तहरीक इसका अगला टॉपिक है बेटा। लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि यहाँ पर जो रिज़ल्ट आता है हमारे सामने, जो हमारे सामने एक नतीजा निकला, वो ये निकला कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के हालात अब बद से बदतरीन होते चले जा रहे हैं। पहले बेहतरीन थे, फिर बद हुए, अब बदतरीन हो गए। तो वर्स की तरफ निकल गए, बैड से वर्स की तरफ जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग वर्स पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि हमने टैकल कैसे करना है बरतानिया को। अगर आप उनकी चीज़ों को नहीं समझोगे, उनकी चीज़ों को पढ़ोगे नहीं, वो आपकी चीज़ों को पढ़कर आगे आए। उन्होंने पूरी प्लानिंग करना शुरू की, मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी, स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दी। अब ये वो क्यों की? क्योंकि उनको आपको पढ़ लिया, उनको आपने आपको देख लिया कि आप लोग कैसे हो और आपने कैसे होल्ड किया हुआ है। वही सारी स्ट्रेंथ को उन्होंने वीकनेस बनाया आपकी, और जब वीकनेस बनाया, कमज़ोरी बनाई और आप पे हमला किया। अब ये वो चीज़ें हमने सीखनी है। अब वो हमें सिखाएगा कौन? वो सैयद अहमद ख़ान आके बताएंगे। वो इसलिए बताएंगे बेटा क्योंकि तालीम से मतलब यहाँ पर होती है नॉलेज, इल्म। अगर इल्म आपके पास है, और इल्म आपको पता है अनलिमिटेड होता है, वो आप कहीं ना कहीं रिसर्च करके पढ़ते हो, आप उनकी गहराई में जाते हो और देखते हो। अब ये ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ किताबें पढ़ ली, क्योंकि हम लोग आज के दौर में ये करते हैं कि किताबें पढ़ लें तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते। ये एक बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है। लेकिन साइंस, जब भी आप साइंस पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल तो करना ही पड़ता है। इसी तरह अगर आप सोसाइटी के हिसाब से चलोगे, अगर आप कहीं पॉलिटिक्स के हिसाब से चलोगे, तो उसमें भी रिसर्च वर्क होता है, उसमें भी आपको देखना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है। अब ये सारे कॉन्सेप्ट कौन दे रहे हैं? सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं हमारा तासुब जो हमारी चीज़ों में आ गया है, तासुब पैदा हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि हमने अपने कुरान को छोड़ दिया, जबकि कुरान भी रिसर्च ही है, उसको भी रिसर्च करना पड़ता है। अब हैरानी की बात यहाँ पर ये आती है। तो ये वो चीज़ें थी कि जहाँ पर मुसलमानों को सैयद अहमद ख़ान ने बहुत ज़्यादा तायद की। लेकिन ये पूरी की पूरी कंडीशंस जो हम लोग पढ़ेंगे, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आज के टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, और आपको कोई चीज़ का पता हो और आपके इल्म में हो तो वो भी हमारे साथ शेयर करें, कॉमेंट करें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ला इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।